आईपीएस शशि मोहन सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी और छत्तीसगढ़ के आम जन में सिंघम के नाम से पहचाने जाने वाले पुलिस ऑफिसर हैं, जो अपनी अलग स्टाइल ऑफ पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर शशि मोहन सिंह 9वीं बटालियन दंतेवाड़ा के कमांडेंट हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ही उन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों की जिम्मेदारी मिली। इस दौरान कई बार उन्होंने आमने सामने के मुकाबले में नक्सलियों से लोहा लिया और मुखबिर नाटक के माध्यम से नक्सलियों को वैचारिक चुनौती भी दी। छत्तीसगढ़ और भोजपुरी की कई हिट फिल्मों में बतौर हीरो काम करने वाले आईपीएस शशि मोहन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। न सिर्फ फीचर फिल्मों में बल्कि सामाजिक समस्याओं को लेकर भी आप कई फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं। शशि मोहन सिंह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा भी कानून को लेकर जागरूकता पर बनी शॉर्ट फिल्म के लिए 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे पुलिस अधिकारी से जो ऑफिसर के साथ साथ एक शानदार अदाकार और लेखक भी हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम अफसरनामा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक सुपर हीरो हैं, जो कि रियल लाइफ के सुपर हीरो हैं। एक अच्छे लेखक कह लो, एक अच्छे हीरो कह लो, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, या तो फिर एक अच्छे प्रवक्ता कह लीजिए। हमारे साथ आज शशि मोहन जी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रेखा जी भी हमारे साथ हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, जो हर वक्त उनके साथ खड़े रहती हैं। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करती हूँ। बात करेंगे रियल लाइफ की और रियल लाइफ की जी। दोनों का डिफरेंस कैसे मैनेज करते हैं और आखिर रियल लाइफ से रियल लाइफ में कैसे पहुंचे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक्टिंग जो मेरे बचपन का शौक था, तो एक्टिंग से मैंने सीखा जिंदगी को कैसे जिया जाता है। और वो चीज मुझे जब मैं पुलिस में आया तो बहुत मुझे उसका बेनिफिट मिला पुलिसिंग करते समय, क्योंकि पुलिस का काम बहुत चैलेंजिंग होता है। और पुलिस को हमेशा कहता हूं मैं, अपने जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, कि अगर आपको एक्टिंग आती है तो आप पुलिसिंग में भी बहुत सक्सेस रहोगे। तो पुलिसिंग करते करते मैं एक्टिंग को उसको यूज करता हूं। और जब मैं एक्टिंग किया तो चूंकि पुलिस की लाइफ हमारी इतनी लंबी है और उसमें इतने अनुभवों से मैं गुजरा, तो उन अनुभवों को भी एक्टिंग करते समय ही नहीं जिया। तो दोनों को मैं एक दूसरे का पूरक मानता हूं और दोनों को एक दूसरे के साथ यूज करते रहा और उसका बेनिफिट मुझे दोनों फील्ड में मिला। अच्छा, लेकिन अगर आपकी बात की जाए, नक्सल क्षेत्रों में भी आपने काम किया है, रायपुर में भी आपने रहा, मूवी भी बना लिया, बांसुरी भी बजा लिया, घर के काम में भी एक्सपर्ट नजर आते हैं आप। अगर बात की जाए मोटिवेशनल स्पीकर की बात की तो उसमें भी आप अच्छे नजर आते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हुए नजर आते हैं, शॉर्ट फिल्म भी बनाते हैं, निर्देश भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, खुद लिखते भी हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, ये सारा काम करते समय सबसे पहली बात इंटरेस्ट की है। मुझे इंटरेस्ट है तो बाकी चीजें मैनेज हो जाती है। सबसे बड़ा इशू आता है, एक सवाल होता है हमेशा कि आप कैसे मैनेज करते हैं, चूंकि आप पुलिस के इस हेक्टिक बिजी शेड्यूल होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि टाइम कभी इशू नहीं है, इशू मैनेजमेंट है। अगर कोई व्यक्ति टाइम को मैनेज करने की कला जानता है तो वो बहुत कुछ कर लेगा। मैं पुलिसिंग के साथ साथ ये अपने आर्ट फील्ड में मैं क्रिकेट भी खेलता हूं, बैडमिंटन भी खेलता हूं, और मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक अच्छा पिता भी हूं और एक अच्छा पति भी हूं। मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम भी देता हूं। अब वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि उस टाइम का हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट आता है, इसलिए मुझे कोई भी काम करने में समय की समस्या कभी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि 24 घंटे सभी को मिलते हैं, आप चाहो तो 24 घंटे में क्या करना ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। रेखा मैम, आप सर से कब मिले, कैसे मुलाकात हुई और क्या कुछ सिलसिला ये आगे बढ़ा? एक्चुअली हमारी शादी तो हुई है 98 1 Feb 98 में। बट क्या था कि हमारे पेरेंट्स ने ही हमारी मैरिज फिक्स की थी। बट हमको जो 1 साल का टाइम मिला एक दूसरे को समझने का, उसके कारण हम एक दूसरे के काफी चीजों को समझा। इन्होंने मुझे और मैंने समझा, और मुझे लगा कि ही इज परफेक्ट मैन फॉर मी। और मुझे इनके साथ जुड़ के ऐसा फील होता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ पाया है और अभी आगे जाके मुझे और बहुत कुछ पाना है। और हमेशा मैं अपने आप को एक बहुत सौभाग्यशाली स्त्री मानती हूँ। अच्छा, लगता नहीं कि पुलिस में है, समय देंगे नहीं, क्यों मैं इनसे शादी करूं, बाहर हमेशा बाहर ही रहेंगे और
खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात की, जब पता चला कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो एक नक्सलवाद सबसे पहले एक बड़ी समस्या यहाँ पर नजर आती है, तो लगा नहीं कैसे मैनेज करूंगी इनके साथ में। ऐसा कभी मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा मतलब इन्होंने मुझे काफी टाइम दिया, और हम जब भी होते हैं मतलब वो थोड़ा सा भी टाइम हमारे लिए बहुत ही वो होता है, खास होता है। और नक्सली फील्ड पे जाने पे मुझे कभी ऐसा वो नहीं हुआ, मुझे लगा जो होगा अच्छा होगा, और भोले बाबा का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। और हम मतलब तीनों जाते समय आपस में बहुत वो करके जाते हैं, और हमें हमेशा ऐसा रहा कि हम हमेशा जीत के ही वापस आए हैं। सर, जब पता चला कि वापस पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में आपकी हो रही है, सबसे पहले दिमाग में आया नक्सलवाद, और पोस्टिंग होने के साथ ही आपको भेजे गया है सुदूर अंचल क्षेत्र। वहां पर किस तरह से आपने काम किया, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती है वहां पर काम करना। देखिए, जब हमारा स्टेट डिवाइड हुआ तो ये तो एक अतिरिक्त खुशी मिली कि अब हम वहां पे काम करेंगे जहां हम पले बड़े हैं, और छत्तीसगढ़ का जो प्यार था वो यहाँ पर हम आए। यहाँ पर जब हम वापस आए तो जैसे मैं भिलाई से पला बड़ा हूँ, अपने शहर में ही काम करना, अपने ही राज्य में काम करना, अपने लोगों के बीच काम करना, ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय था। और आते ही हमें सबसे चुनौती भरी पोस्टिंग मिली, वो भी एक अतिरिक्त खुशी का कारण हमारे लिए बनी। नक्सल एरिया में जब हम गए, देखिए जब हम रेगुलर पुलिसिंग करते हैं, शहर की पुलिसिंग करते हैं, तो लगता है कि ये हमारा एक काम है, जनता की सेवा करना, जनता का सहयोग करना। लेकिन जब हम नक्सली एरिया में काम कर रहे होते हैं तो हमेशा हमें प्रिविलेज होता है ये फील करने का कि हम अपने देश की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। जब हम देश के दुश्मनों से लोहा ले रहे होते हैं, जब हम इनकाउंटर कर रहे होते हैं, नक्सलियों से लड़ रहे होते हैं, तो आपको मैं बता नहीं सकता कि उस समय हमें क्या खुशी मिलती है। इनकाउंटर करते समय जब हम भारत माता जय के नारे लगाते हैं, उस समय जो खुशी मिलती है उसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मैम, उस वक्त डर नहीं लगता जब सर बताते कि अकाउंट आज मुझे करना है, इनकाउंटर मुझे करना है, आज एक फिर से लड़ाई है? तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा फील होता, फिर लगता है नहीं, सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे लोगों की दुआएं हमारे साथ है, और निश्चित ही ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कभी भी आशंका नहीं फील होती हमें लगता है नहीं, सही चीज के लिए लड़ाई की जा रही है और हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो एक थोड़ा सा डर मन में रहता है। मन में एक पल के लिए आता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, बट तुरंत जो है लगता नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, नक्सलवाद में जो आती है संवाद की समस्याएं रहती है, नक्सल क्षेत्रों पे वैचारिक लड़ाई रहती है, उसको खत्म करने के लिए किस तरह से काम किया आपने? देखिए, हमने एक नाटक लिखा मुखबिर, और उस नाटक को मैंने निर्देशित किया, अभिनय किया, हम लोगों ने एक बड़ी टीम बनाई, और उसका थीम भी वही है कि नक्सलवाद जो है एक वैचारिक लड़ाई है, और उस विचारधारा के खिलाफ नक्सली ये कहते हैं कि हम आपकी भलाई के लड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ है। और इस बात को आज बस्तर के हमारे नवयुवक जानने लगे हैं कि नक्सली हमें धोखा दे रहे हैं, हमें एक झूठे सपने दिखा रहे हैं, हमें इस दुनिया की ओर ले जा रहे हैं जहां पे सिर्फ भ्रम है। और इस विचारधारा को हमने अपने नाटक के माध्यम से जब व्यक्त किया, तो मुझे लगता है कि उस विचारधारा की लड़ाई में मैं अपने कला का उपयोग करते हुए एक ऐसी बात को प्रस्तुत करने की कोशिश किया जो उस विचारधारा को परास्त करने में सहायक होगी। बिल्कुल सर, एक अच्छे अफसर के रूप में आप जाने जाते हैं, फिर उसके बाद आप कला के क्षेत्र में आए, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब यहाँ तक चला सफर? देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले जिंदगी में एक मोड़ आता है जब उसको पता चलता है कि मैं एक स्टूडेंट हूं और उसके अलावा भी कुछ हूं। तो मुझे सबसे पहले एहसास हुआ कि मैं एक एक्टर हूं। मैं जब बहुत छोटा था, 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था स्कूल में, वहां पे एक नाटक कराया गया, जस्ट लाइक स्कूल में स्क्रीन टेस्ट कह लीजिए उसको। तो जब सभी बच्चों ने वो डायलॉग बोला और जब मैं वो डायलॉग बोला तो बहुत जोरदार तालियां बजी, और हमारे टीचर ने कहा कि अरे ये तो बहुत अच्छा डायलॉग बोला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं एक एक्टर हूं, और वो एक्टर मुझ में रहा। जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां थी कि नौकरी करना निहायत ही अनिवार्य था, और पुलिस की नौकरी का भी एक क्रेज था, तो मैं इस जॉब में आया। लेकिन मेरे अंदर का एक्टर कभी मरा नहीं, और ना मैं उसे कभी मरने दिया। तो वो एक्टिंग का एक, आप जो बहुत सामान्य भाषा में लोग कहते हैं ना, एक्टिंग का कीड़ा काटा था। तो वो कीड़ा इतना जबरदस्त काटा है कि आज भी मैं उससे मुक्त नहीं हो पाया हूं। रही बात फिर जो दूसरा एहसास हुआ 7वीं-8वीं क्लास तक जाते जाते, जब मैंने पहली कविता लिखी तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक राइटर भी है, तो फिर मैंने उसको भी जिंदा रखने की कोशिश किया। तो ये सारी चीजें समय के साथ चलती रही।
ये पुलिसिंग मेरा प्रोफेशन है और एक्टिंग और कविता लिखना और बाकी सारी चीजें एक पैशन है। तो एक प्रोफेशन और पैशन ये दोनों मिलके मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और मैं दोनों में कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। मुझे जब काम करना होता है पुलिसिंग का तो वहां पे एक जुनून की हद तक काम करते हैं कि चाहे नक्सल फील्ड हो चाहे रेगुलर पुलिसिंग हो, वहां भी एक जुनून की हद से काम करते हैं। और जब फिर अपनी कला की दुनिया में जाते हैं तो वहां भी जुनून की हद से काम करते हैं और वहां पे एक सुकून भी मिलता है। बिल्कुल, इसी वजह से क्या कि आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, कहानी भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख रहे हैं, लेकिन कई वीडियोस मैंने आपके देखे घर में झाड़ू लगाते हुए भी नजर आते हैं। तो क्या मैम कहीं फोर्स तो नहीं करती कि कहीं झाड़ू लगाना पड़ेगा? मैम आपसे जानना चाहूंगी मैं ये। नहीं, ये तो क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पे वैसे ये हेल्प करते हैं बट बहुत अच्छे वो नहीं है। अच्छा, बहुत बुरा। मैं इस मामले में मैं क्लियर कर देता हूँ, ये शायद कैमरे के सामने ना बोल पाए। मैं बहुत ही बुरा कुक हूँ, मुझे सब्जी काटना भी नहीं आता है, कोई काम करना भी नहीं आता है। हाँ, रही बात वो जो मैंने वीडियो बनाया था झाड़ू लगाते हुए, उसमें मुझे लगा कि मोटिवेशन के लिए हम लोगों को कुछ मैसेज देना चाहिए तो मैंने वो दिया, झाड़ू लगाया मैंने। लेकिन इसमें इनकी भी गलती है और मेरी माँ की भी गलती है। मैं कुछ भी बनाना नहीं सीख पाया, तो बचपन में माँ ने कभी बनाने का मौका नहीं दिया, बाद में इन्होंने कभी मौका नहीं दिया। इसलिए मैं अपने बेटे को जरूर बोलता हूँ कि बेटा देख तू ऐसा कर ले, तेरे बाप को तो कुछ भी बनाना नहीं आता, कम से कम तू अच्छा कहीं बनाना सीख ले, कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो कम से कम कुछ बना के खा सकता है। बिल्कुल। तो मैम वो आगे आपने कंटिन्यू कराया कि नहीं कराया काम? खाना बनाना तो सिखाई दीजिए क्योंकि लॉकडाउन में ही सही खैर जो है नहीं सीख पाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। इस मामले में इन्होंने 0 नंबर दे दिया मुझे। चलिए कोई ना सर, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से आप देखते हैं, आखिर आईपीएस आपको क्यों बना था? क्यों आपको पुलिस लाइन में पुलिस में बनना था? हाँ, देखिए पुलिस के जॉब का क्रेज बचपन से इसलिए मेरे मन में था कि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का जॉब ही एक ऐसा जॉब है कि हम इंस्टेंट जस्टिस कर सकते हैं। कि सपोज कहीं किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई किसी को पीड़ा दे रहा है, तो पुलिस के पास वो कानूनी शक्ति होती है कि वो तत्काल उस मामले को हैंडल कर सकता है और पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय दे सकता है। तो ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी पुलिस के जॉब में आने के लिए। दूसरा, पुलिस का जॉब खासकर इंटरनल सिक्योरिटी में सीधे सीधे ऐसा लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो एक जज्बा, देखिए बढ़ई भी जो काम करता है ना तो वो भी देश के जीडीपी में योगदान करता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पुलिस का काम ही देश सेवा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ डायरेक्ट जब हम फाइट करते हैं ना तो एक अतिरिक्त एनर्जी मिलती है। और वो फील जो भारत माता के लिए जो एक वो जो माँ का कॉन्सेप्ट है कि मैंने अपनी माँ के लिए वो अतिरिक्त कुछ किया, वो भाव मुझे पुलिस में मिलता था। ये भाव मुझे पुलिस में लेके आई। बिल्कुल सर, लेकिन आपने शहर में भी पुलिसिंग किया हुआ है, जंगलों में भी किया है, बस्तर सूर अंचलों में भी आप रहे हैं और अभी भी बस्तर के अंचलों में ही हैं। कितना मुश्किल है शहर और बस्तर को जोड़कर देखा जाए, कहाँ की पुलिसिंग करना ज्यादा कठिन है? देखिए दोनों के अपने चैलेंजेस हैं और बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है। जब हम शहर की पुलिसिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम आम जनता के बीच होते हैं और शहर के जो सो कॉल्ड असामाजिक तत्व होते हैं, गुंडे बदमाश होते हैं, उनको डील करते हैं। तो हम एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बस्तर जैसे इलाके में हम जब नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और वहां पर हम देश के ऐसे दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं जो कि वैचारिक तौर पे भी हमारे देश के संविधान, हमारे देश के लोकतंत्र इसके अगेंस्ट है। तो ये लड़ाई बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में हो जाती है। तो वहां पे लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं है, वहां विचारधारा की भी लड़ाई है। तो उस लड़ाई में हमें अपना बेस्ट देना होता है क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि गुंडे बदमाशों की तरह गए और फटाफट हमने एक्शन लिया और चलिए मामला खत्म हो गया। ये लड़ाई मानसिक लड़ाई भी है और ये लड़ाई वैचारिक भी है। इसके कारण बहुत ही संवेदनशीलता के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस बस्तर में नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ रही है और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। पुलिस, हमारी सरकार एक दीर्घकालिक योजना के तहत हर स्तर पर, वैचारिक स्तर पे भी और लड़ाई के स्तर पे भी एक ऐसे जंग की ओर हम बढ़ रहे हैं जो धीरे 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 निश्चित रूप से हम विजय की ओर जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि जब ये हमारा छत्तीसगढ़, हमारा बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जब भी कहा जाता है पुलिस की बात आती है, वो तो घूस लेता है, वो तो पैसे खाते होंगे, किस तरह से देखते हैं? कभी ये आरोप आप कभी कुछ हो पाया इस तरह के? क्या मैम का कितना सपोर्ट रहा आपके जीवन में कि कभी आपको गलत नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए?
देखिए ऐसा है, पुलिस या किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि मुझ पे कभी ऐसे आरोप न लगे हैं और न कभी लगेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई आके इस बात के लिए मुझे नहीं कह सकता कि मैंने इस तरह के किसी भी अनैतिक कृत्य में कभी भी शामिल रहा हूं। और इसमें इनका योगदान बहुत बड़ा है। मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर परिवार आपका इस मामले में सपोर्ट करता है, इन्होंने कभी भी हम वेतन में जीते रहे तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने उसमें जीना सीख लिया है और मुझे भी उसमें जीना आता है। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे को देता हूं, मेरे माता पिता को देता हूं, जिन्होंने मुझे ये संस्कार दिए और जिन्होंने मेरे इस काम को हमेशा घर में अप्रिशिएट किया। तो इसके लिए मेरा परिवार इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल, ये अप्रिशिएटेड है मैम। अगर आप इस तरह से सर का सहयोग कर रही हैं तो मैम अगर बात की जाए सर का सहयोग किस तरह से आप और करती हैं, क्योंकि ये तो मोटिवेशनल हो गया कि नहीं आपको ऐसा कुछ गलत नहीं करना है, आपको देश के लिए काम करना है, राज्य के लिए काम करना है। अगर बात की जाए रियल लाइफ में बात की जाए, रियल लाइफ में बात की जाए तो किस तरह से आप सर का सपोर्ट करती हैं, क्या कुछ सहयोग रहता है सर के साथ? देखिए, जब ये पुलिसिंग की ड्यूटी करते हैं तो मैं पूरा इनका ध्यान रखती हूँ कि इनको मतलब हमारी तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे वो किसी तरह का भी वो हो। और अगर ये कोई मूवी वगैरह करते हैं तो उसमें मैं एज ए ड्रेस डिजाइनर का भी काम करती हूँ। जो बच्चियां रहती हमारे साथ, हम उनके साथ मिलजुल के मतलब बहुत अच्छा वो टाइम स्पेंड करते हैं। सब चीज बहुत इजी गोइंग में सब चलता है और मुझे भी बहुत मजा आता है वो सब करने में। मुझे लगता है मैं भी कुछ कर रही हूँ करके, और इनके साथ करने में मुझे इस सब चीजों में बहुत आनंद आता है। बिल्कुल सर, समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं दोनों, क्योंकि आप रहते बस्तर में, मैम रहती यहाँ है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है दोनों का? देखिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि अभी जैसे कि लॉकडाउन लग गया और बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, तो ये लोग भी हमारे साथ बस्तर चले गए। अभी हम लोग पूरा 1 साल, मतलब हर निगेटिव चीज में पॉजिटिव होती है ना? बिल्कुल। तो ये जो कोरोना आया निगेटिविटी को लेके, लेकिन इस सेंस में कि हम परिवार के साथ रह लिए, तो ये एक अवसर मिल जाता है हमें कभी कभी। या फिर देखिए, जो डिस्टेंस होता है ना, अगर हम भावनात्मक रूप से कहीं जुड़े हुए हैं, और आजकल तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमारे पास मोबाइल है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी भी कोई ऐसा दिन होता होगा कि 3-4 घंटे से ज्यादा का कोई डिस्टेंस हो पाता होगा। 3-4 घंटे में या तो मेरा कॉल इनको चला जाता है या इनका आ जाता है, और वो एक रूटीन बना हुआ है कि हाँ ठीक है, अभी या तो 3 घंटे हो गए, उधर से आ जाएगा, तुमने चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, हमारा या तुम्हारा क्या हुआ, सिर दर्द ठीक हुआ कि नहीं, नींबू पड़ रहा है, मतलब सोशल मीडिया पूरा आपकी सहायता करे, दोनों को मिला के रखने। जी जी बिल्कुल। वो हम लोग को 3-4 घंटे से मुझे ज्यादा याद नहीं है कि कभी हम लोग के बीच में डिस्टेंस बन पाए। बिल्कुल सर, अगर ऐसा कोई वाक्य आपको याद हो जिसको, या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी योजना जिनको धरातल पर लाके आपके मन को संतुष्टि मिली कि हाँ मैंने काम बहुत अच्छा किया? देखिए, मैं जहां भी मेरी पोस्टिंग रही तो मैं हमेशा से जनता के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश किया। और मैं बहुत ज्यादा रेड की कार्रवाई करता था, तो कई बार मुझसे पूछा जाता था कि आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल कैसे हैं? तो मैंने हमेशा से कहा कि देखिए, मेरे रियल इन्फॉर्मर हमारी जनता होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं भिलाई शहर में जब मेरी पोस्टिंग थी तो मैं वहां के स्लम्स एरिया के दीवारों पे अपने मोबाइल नंबर लिखवा दिए थे कि अगर यहाँ कोई भी अवैध गतिविधि हो रही है तो आप मुझे मेरे नंबर पे आप फोन कर दीजिए। तो इस तरह के हम जनता को लेकर काम करते रहे। लेकिन आप किसी एक बात को आप मुझे यहाँ पे कोट करने के लिए बोलेंगी तो मैं कहूंगा कि चिट फंड कंपनियों के खिलाफ, जब मैं राजनांदगांव में मेरी पोस्टिंग थी एज एडिशनल एसपी, जब मैं वहां गया तो कई चिट फंड कंपनियां वहां पे काम कर रही थी। तब मैं वहां पे इनिशिएटिव लिया, चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई चालू किया। मैंने सेबी के ऑफिसर्स को अहमदाबाद से और मुंबई से बुलवाया, उसको बहुत उसके कानूनी एस्पेक्ट को हम लोगों ने समझा, लोगों को अवेयरनेस किया उसके प्रति, और फिर कानूनी कार्रवाई चालू की और कई चिट फंड कंपनियों के लोगों को जेल भेजे। तो उसके बाद आज स्थिति ये है कि धीरे धीरे एक अभियान सा चल पड़ा और पूरे प्रदेश से चिट फंड कंपनियां गायब हो गई और जनता को उनकी गाड़ी कमाई का पैसा वापस मिला। तो ये बात मुझे हमेशा दिल को सुकून देती है कि कम से कम इन ऐसी गतिविधियों में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई की। बिल्कुल सर, एक सेकंड में जानना चाहूंगी आपसे कि एक डर रहता है लोगों में कि पुलिस है, नहीं वहां जाएंगे तो डर रहता है, बड़ा अधिकारी है, हमसे क्या बात करेगा होता है। हम तो छोटे ग्रामीण लोग, अगर सुदूर अंचल की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें,
तो पुलिस और जनता के बीच वो दूरी ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया आपने? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग पे मैं इसलिए बहुत काम करते रहा। मैंने आपको बताया कि मैं एक्टिंग करता था और 2 साल की मैंने पुलिस की जॉब से शासन से परमिशन लेके मैंने काम किया भोजपुरी सिनेमा में, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में। लेकिन जब मैं पुलिस में दोबारा वापस आया तो चूंकि अब वो कलाकार तो है अंदर, एक्टिंग भी करना था और पुलिसिंग भी करना था, तो मैंने अपनी रणनीति बदल दी। और मुझे हमेशा से पुलिसिंग करते समय फील होता था कि सोशल इश्यूज बहुत हैं समाज में, तो मैंने सोशल इश्यूज पे शॉर्ट मूवीज बनाना चालू किया। जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, टोन ही पताड़ना जो हमारे छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है, साइबर क्राइम हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, ऐसी चीजों को हमने शॉर्ट मूवीज के माध्यम से बनाया और जनता के बीच उसको लेके गए हम लोग। मैं थिएटर भी करता हूं। मैंने नशा के खिलाफ शराबी का खुद ही एक हमने स्क्रिप्ट लिखा और उसमें मैं 4 रोल अकेले करता हूं स्टेज पे। तो इस तरीके से मैंने अपने कला को सोशल इशू से जोड़ के और जनता के बीच लेके गया। तो जनता के बीच ले जाने के कारण मुझे 2 बात का फायदा, एक तो ये हुआ कि मैसेज भी गया, दूसरा कम्युनिटी पुलिसिंग भी हुई, तीसरा जनता मेरे करीब आ गई। तो वो जो कहते हैं ना कि पुलिस को लेके एक अनावश्यक भय, वो अनावश्यक है। जब जनता हमारे करीब आती है तब उनको समझ में आता है कि अरे ये पुलिस तो ये हमारे लिए, हमारी सेवा करने के लिए। और वो एक जो केमिस्ट्री जब होती है ना जनता और पुलिस की, तो वहां की पुलिसिंग का एक अलग ही एक अंदाज हो जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन पुलिसिंग की बात करेंगे तो एक तनावपूर्ण काम होता है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपसे कोई मिले तो लगता है कि नहीं सुपर कूल है, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो कैसे करते हैं? मैंने शुरू में कहा ना मैं एक्टर हूँ। अच्छा, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, ऐसा कहा जा सकता है। मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ और पुलिसिंग में भी एक्टिंग को यूज करता हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड एक्शन लेना है तो मैं ऐसे असामाजिक तत्वों के समय फुल कैरेक्टर में चला जाता हूँ और इतना खतरनाक बॉडी लैंग्वेज हो जाती है, फेस एक्सप्रेशन हो जाते हैं कि वो आदमी आगे उसका तो आधी ताकत वो ऐसे खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद कई लोग मेरे को देखे कि मैं अचानक एकदम एक्शन मोड में हूँ और विद इन सेकेंड्स, थोड़ी देर के बाद ही जब हम उधर गए तो बहुत हंस के बात कर रहे हैं। बोले सर आप अभी तो इतने गुस्से में। बोले कुछ नहीं हुआ, एक्टिंग था। तो ये बढ़िया, मैं दोनों का फायदा पुलिसिंग में यूज कर लेते हैं। कैमरा ऑन हुआ, हम कैरेक्टर में गए, कैमरा ऑफ हुआ, हम कैरेक्टर से बाहर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सर कई कविताएं आपने लिखा है, मोटिवेशनल कविताएं रहता है। अगर बात करें कोरोना काल की बात करें, जिस तरह से घटना जो घटी थी उसको लेकर, अभी क्या कुछ नए मुद्दों पर आप लिख रहे हैं और क्या कविता मैं खुद सुनना चाहूंगी आपसे? निश्चित रूप से मैं आपके दर्शकों को कविता सुनाऊंगा। और अच्छा है मैं यूनिफॉर्म पहना हुआ हूँ और पुलिस पे ही बातें हो रही हैं, तो मैं पुलिस वालों के लिए कुछ कविता लिखा था जो आप इजाजत दे रही हैं तो मैं आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। पुलिस के ऊपर एक कविता लिखी हुई है कि मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में जो धधकी आग दिखाता हूँ। मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ कि जब अनाथ का साथ है देती, कि जब अनाथ का साथ है देती वर्दी तब वरदान लगे, जब दुष्टों का संहार करे वर्दी फिर भगवान लगे, जब चाक चौबंदी करती है तो रक्षक जैसी लगती है, जब करती नमन तिरंगे को वर्दी फिर सम्मान लगे। है गर्वीली वर्दी है, वर्दी का गौरव गाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। क्या बात है सर, बिल्कुल। नहीं, 4 और आखिरी लाइन इसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी कि जब गर्म रजाई तकिए पर, कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, कि जब गर्म रजाई तकिए पर तुम चैनो सुकून से सोते हो, तब सर्द ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है। जब एसी कूलर पंखों में गर्मी का रोना रोते हो, तब खड़ी दोपहरी सड़कों पर ये लू के थपेड़े सहती है। अरे वर्दी है तो सिस्टम है, सिस्टम का कवच बताता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, मैं वर्दी राग सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप खुद वर्दी पे हैं और हम सब खुद फील प्राउड कर रहे हैं कि हमारी देश की जो पुलिसिंग है, जो अफसर लोग हैं, वो हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य के लिए काम कर रहे हैं। और खास तौर पर अगर राज्य की बात की जाए तो नक्सल जो क्षेत्रों में है वहां पर पुलिसिंग जिस तरह से काम कर रही है, वाकई इंडिया न्यूज भी उनको प्रणाम करता है, सैल्यूट करता है उनको, और उम्मीद है कि आगे इसी तरह से जो है पुलिसिंग काम करते रहेगी और आप जैसे अफसर वो गाइड करते रहेंगे और हमारे देश की पुलिस आगे बढ़ती रहेगी। क्योंकि समय हो चुका है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।